नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्फीयर में। मैं आलोक आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं इस बढ़िया से बेहतरीन से प्यारे से सेशन में। और एमटीएस के जिन भी छात्रों का एग्जाम ना 7, 8, 9 में है, वो जरूर से जरूर ये वाला वीडियो देखकर जाना। और अगर स्किप कर रहे हो, कोई सवाल स्किप कर रहे हो इसका, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप पेपर दे के आना, उसके बाद ये वीडियो मिला लेना जहां पर आपको सवाल मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी एक सीरीज है। पहली वीडियो अपलोड हो चुकी है, दूसरी ये वाली है। इसके बाद 2 से 3 वीडियो और हैं मेरे पास, और वो उसी उतने 4 से 5 वीडियोस में आपका पूरा एमटीएस का जीएस में कवर करा दूंगा, जिनका एग्जाम 7, 8, 9 को होने वाला है। ये पिछले जो पेपर हुए हैं उनके ही आधार पर जो संभावित प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, आपसे पहले पूछा गया कि नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है इसके रचयिता कौन है। तो आप सबको पता है कि नाट्य शास्त्र वो ग्रंथ है जहां से भारत में जो नृत्य की परंपरा है उसके इंट्रोडक्शन होता है। भारतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहां से निकल कर आया है? नाट्य शास्त्र से निकल कर आया है। इसके रचयिता कौन है मेरे बच्चे? तो इसके रचयिता है भरत मुनि, है ना। अब इसके साथ ही कुछ ग्रंथ और उनके रचयिताओं के नाम जानेंगे। रामायण जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसके रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। महाभारत के रचयिता है महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र लिखा था चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। हाँ, अर्थशास्त्र जो है ये किससे संबंधित है? ये राजनीति से संबंधित है, ये हमेशा याद रखना। नाम क्या है? अर्थशास्त्र, और है क्या ये? राजनीति से संबंधित है। मनुस्मृति क्या है? ये मनु ने लिखा था। योग सूत्र की रचना पतंजलि ने की थी। अष्टाध्यायी एक क्या है? ये व्याकरण ग्रंथ है। पहला व्याकरण ग्रंथ किसको माना जाता है? अष्टाध्यायी को माना जाता है। इसकी रचना की थी पाणिनि ने। नाट्य शास्त्र की रचना की थी भरत मुनि ने। गीत गोविंद की रचना की थी जयदेव ने। काम सूत्र ग्रंथ की रचना की थी ऋषि वात्स्यायन ने। चरक संहिता चरक के द्वारा लिखी गई और सुश्रुत संहिता सुश्रुत के द्वारा लिखी गई। हितोपदेश को लिखा था नारायण पंडित ने, और पंचतंत्र को लिखा विष्णु शर्मा ने। तो ये सारी जो रचनाएं हैं इनको आप याद कर लेंगे, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, एक और है उसको आप याद रखेंगे, जिसका नाम क्या है? एक पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है, ये आप याद रखेंगे। पृथ्वीराज रासो को लिखा है चंद वरदाई ने। ठीक है, किसने लिखा है? चंद वरदाई ने लिखा है। तो ये प्राचीन कुछ ग्रंथ हैं जिनकी रचना यहाँ पर की गई, और इनके रचयिताओं के ये नाम है। ठीक है, उसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को उपहार स्वरूप दी जाने वाली भूमि को किस नाम से जाना जाता था? तो ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसका नाम होता था बच्चा ब्रह्मदेय। ठीक है, क्या नाम होता था? ब्रह्मदेय। तो उसको किस नाम से जाना गया? ब्रह्मदेय के नाम से जाना गया। और अगर बात करें चोल साम्राज्य की, कुछ और जो भूमि दान देते थे, इसमें एक था साला भोग। साला भोग ऐसी भूमि होती थी जिसको चोल वंश वाले राजा स्कूलों के लिए, विद्यालयों के लिए दान में देते थे। फिर एक था देवदान। देवदान का मतलब होता था कि मंदिरों के निर्माण के लिए या फिर देवताओं के लिए दान में दी जाने वाली भूमि। और एक था पल्ली चंदम। पल्ली चंदम ऐसी भूमि होती थी जो जैन धर्म को दान में दी जाती थी। तो ये भूमि का प्रकार है जो दिया जाता था। अब देखिए, ब्राह्मणों को जो पहले जो भूमि दी जाती थी, ब्राह्मण भूमि कहाँ कहाँ बोला गया? गुप्त काल, मौर्य काल, चालुक्य और राष्ट्रकूट। इन्होंने क्या किया? ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी उसको क्या बोला? ब्राह्मण भूमि बोला। विद्वानों को दी जाने वाली भूमि को बोला गया अग्रहार। ठीक है, किसमें? गुप्त वंश, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल में जो विद्वानों को भूमि दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? अग्रहार बोलते थे। मठों और मंदिरों को जो भूमि दी गई उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला विहार भूमि। ठीक है, किसके शासन काल में? गुप्त, सातवाहन, पल्लव और राष्ट्रकूट।
ठीक, उसके बाद धार्मिक उद्देश्य के लिए जो भूमि दी गई उसको हमने बोला देवदाय या फिर देवदान, है ना। फिर ग्रामीण स्तर पर ब्राह्मणों को जो भूमि दी गई उसको क्या बोले हम, ब्रह्मदीय बोले। फिर उसके बाद जो व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमि थी और व्यापारियों को जो दी गई उसको हमने बोला निगम भूमि, ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक करचर भूमि थी, ये ऐसी भूमि होती थी जिन पर टैक्स नहीं लगता था। उसके बाद तीर्थ स्थानों को जो भूमि दी गई उसको हमने तीर्थ भूमि के नाम से जाना। तो ये क्या है, ये भूमि जो दान में दी गई और उनके प्रकार और वो राजवंश जिन्होंने ये भूमियां दान में देने की प्रथा को जारी रखा, ये उनके नाम है। तो ये टेबल आप याद कर लेंगे। उसके बाद पूछा गया है कि कौन सी भाषा इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जानी जाती है। तो बच्चा जो तेलुगु भाषा है इसको हम क्या बोलते हैं, इटालियन ऑफ द ईस्ट बोलते हैं। ये कहां पर बोली जाती है, तो ये आपको आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, कहां पर, तेलंगाना में ये देखने को मिलेगी। कौन सी लैंग्वेज, तेलुगु, है ना। उसके बाद अगर आप बात करें तो भारत में 6 प्रकार की शास्त्रीय भाषाएं थी और अब कितनी हो गई हैं, 11 हो गई हैं, ठीक है। अभी ये परसों ही 11 हुई हैं, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, 6 प्रकार की भाषाएं हैं शास्त्रीय भाषाएं। 2004 में सबसे पहले शास्त्रीय भाषा कौन सी मानी गई, तमिल मानी गई। तमिल को सबसे पहले 2004 में शास्त्रीय भाषा के रूप में यहाँ पर दर्जा दिया गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। फिर अब बात करें अगर संवैधानिक भाषाओं की, तो संविधान में एक भाग है जिसका नाम है भाग 17। भाग 17 में 22 प्रकार की भाषाओं का उल्लेख किया गया है और इसके लिए 8वीं अनुसूची भी संविधान में रखी गई है। इसमें अगर आप बात करें आर्टिकल की, अनुच्छेद की, तो वो है 343 से 351 तक। 343 से 351 तक में जो संवैधानिक भाषाएं हैं उनसे संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और अगर आप बात करें ऑफिशियल लैंग्वेज या फिर आधिकारिक भाषा की, तो भारत की 2 आधिकारिक भाषाएं हैं। एक हो जाती है बच्चा हिंदी और दूसरी हो जाती है अंग्रेजी। यानी कि जो सरकारी कामकाज होंगे वो या तो हिंदी में किए जाएंगे और या फिर वो अंग्रेजी में किए जाएंगे, है ना। तो ये चीज यहाँ पर आपसे पूछी गई थी, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। 22 भाषाएं जो हैं उनको जल्दी जल्दी फटाफट से हम यहाँ पर देखेंगे। कश्मीरी है, सिंधी है, पंजाबी है, हिंदी, उर्दू, बंगाली, आसामी, मलयालम, गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, बोडो, डोंगरी, नेपाली, मणिपुरी, मैथिली, कोंकणी और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं जिनको यहाँ पर मान्यता प्रदान की गई है। अगर आप शास्त्रीय भाषाओं की बात करें तो 2004 में सबसे पहले किसको दिया गया, तमिल को दिया गया। उसके बाद 2005 में किसको दिया गया, संस्कृत को दिया गया। फिर 2008 में 2 भाषाएं तेलुगु और कन्नड़, इनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिर 2013 में मलयालम को और ओडिया को 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। अभी हाल ही में 5 और भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। कब, 2024 में। वो भाषाएं कौन कौन सी हैं उनको आप याद रखेंगे। वो भाषाएं हैं पाली, फिर उसके बाद है दूसरी आपकी प्राकृत, ठीक है, कौन सी, प्राकृत। तीसरी भाषा आपकी कौन सी है, तीसरी भाषा आपकी है आसामी, ठीक है, कौन सी है, आसामी। चौथी भाषा आपकी है बांग्ला और 5वीं भाषा आपकी है बच्चा मराठी, है ना। तो ये 5 भाषाएं हैं जिनको अब फिर से शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया। तो कुल शास्त्रीय भाषाएं मेरे बच्चे कितनी हो गई, कुल शास्त्रीय भाषाएं हो गई 11। इनको आप बहुत ही अच्छे से याद करके जाएंगे एग्जाम में, ठीक। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि पूर्वी घाट पर स्थित सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है। तो इसका नाम है बेटा झिंडागाड़ा, ठीक है, क्या नाम है, झिंडागाड़ा, ठीक है। ये नाम है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का, क्लियर। अब देखिए पूर्वी घाट जो है और पश्चिमी घाट, यहां पर अगर आप मैप समझेंगे, ठीक है, ये क्या है,
भारत का नीचे का मानचित्र है, तो आपको पता है ये क्या होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये क्या है, ये हो जाता है ईस्ट और ये हो जाता है वेस्ट। तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं पश्चिमी घाट और इस क्षेत्र को हम बोलते हैं पूर्वी घाट, है ना। तो ये चीजें यहाँ पर आप समझेंगे। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है झिंडागड़ा। पूर्वी घाट भारत के पूर्वी तट के समांतर पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, मतलब ये वाली श्रृंखला की ये बात कर रहा है। इसमें क्या है, इसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो मतलब पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उनको माना गिना जाता है। इसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा और जमुना जैसी नदियां गुजरती हैं। यमुना यहाँ से बच्चा नहीं गुजरती है, तो यमुना नहीं लिखेंगे, ठीक है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, ये सारी नदियां यहाँ से गुजरती हैं। पूर्वी घाट की अगर सबसे दक्षिणी चोटी की बात करें तो वो सेवराय हिल्स हैं, सेवराय की पहाड़ियां हो जाती हैं। अब बात करेंगे भारत की कुछ चोटियों के बारे में और स्टेट वाइज वो कौन कौन सी हैं। तो जम्मू कश्मीर में है केटू, ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं काराकोरम, है ना, काराकोरम बोल देते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और कहाँ स्थित है, काराकोरम पर्वतमाला पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है रेयो पुरजिल, ये जास्कर जो रेंज है उसमें स्थित है। फिर उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी, नंदा देवी गढ़वाल हिमालय जो है उसमें स्थित है। फिर सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा, कंचनजंगा हिमालय के श्रेणी में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में कांगटो श्रेणी चोटी है जो कि हिमालय में स्थित है। उसके बाद असम की सबसे ऊंची चोटी है डिफू साको, डिफू साको मिकिर हिल्स जो है वहां पर ये स्थित है, ठीक है। उसके बाद शिलांग जो है आपको पता है मेघालय की राजधानी है और शिलांग पीक जो है ये खासी हिल्स में स्थित है। फिर नागालैंड सरमती जो है ये नागालैंड पर्वतमाला में स्थित एक चोटी है जो नागालैंड की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो राजस्थान में एक गुरु शिखर है ना, क्या है, गुरु शिखर, इसको आप स्टार मार्क करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ये अरावली पर्वतमाला पर स्थित है और अरावली क्या है, रिजिडुअल पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, ये आप याद रखेंगे। और अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, भारत के भी और विश्व के भी, है ना। चलिए, उसके बाद कलसुबाई है, कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है जो सह्याद्री पहाड़ियों पर पाई जाती है। सह्याद्री पर्वतमाला किसको हम बोल देते हैं, सह्याद्री पश्चिमी घाट में भी होता है, पश्चिमी घाट में ही सह्याद्री पर्वतमाला स्थित है। उसके बाद मलयनगिरी या फिर मुल्लायनगिरी, ये कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है बच्चा। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी है मलयनगिरी। उसके बाद केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनामुड़ी या फिर हम इसको अनाईमुड़ी भी बोलते हैं। अनाईमुड़ी चोटी केरल की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है और ये अन्नामलाई पर्वतमाला पर स्थित है ना। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा, है ना, कौन सी है, डोडा बेटा, ये किसकी है, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। ये किस पर्वतमाला पर स्थित है, ये नीलगिरी पर्वतमाला पर स्थित है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकोंडा पूर्वी घाट में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, ये है सतपुड़ा में। और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गौरी शंकर। और आप बात करें पश्चिम बंगाल की तो संडेपू यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है जो हिमालय पर स्थित है ना। तो ये था राज्य और उसकी सबसे ऊंची चोटी और उसकी पर्वतमाला, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है कि कर्नाटक संगीत शैली, कर्नाटक संगीत शैली बच्चा क्या है, कर्नाटक संगीत शैली आप सबको पता है कि भारत में दो प्रकार की संगीत शैली है, एक है हिंदुस्तानी और एक है कर्नाटक। तो हिंदुस्तानी जो संगीत शैली है ये उत्तर भारत से संबंधित है और कर्नाटक संगीत शैली आपका दक्षिण भारत से संबंधित हो जाती है ना।
और इसके पितामह जो हैं ये सुंदर पुरंदर दास हैं। कौन है? पुरंदर दास कर्नाटक संगीत शैली के पितामह बोले जाते हैं। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, इन तीनों लोग का आप नाम याद रखेंगे, क्योंकि अगर आपसे कर्नाटक संगीत शैली का पितामह पूछा गया है तो कर्नाटक संगीत शैली का त्रिमूर्ति भी पूछा जा सकता है। तो इसमें त्यागराज, मुथुस्वामी और श्यामा शास्त्री आएंगे। ये तीनों क्या हैं? इनको बोला जाता है कर्नाटक शैली का त्रिमूर्ति। ठीक, अब देखिए कुछ और हैं, इनको आप याद रखेंगे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का जनक कौन है? अमीर खुसरो को माना जाता है। और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का जनक पुरंदर दास को माना जाता है। फिर आप अगर बात करें ध्रुपद गायन शैली, तो ध्रुपद गायन शैली के जनक और कौन कौन माने जाते हैं? तानसेन और स्वामी हरिदास, ये दोनों गुरु और शिष्य थे। उसके बाद ख्याल की बात करें तो सदारंग और अदरंग, ये दो लोग थे जिनको ख्याल गायन शैली का जनक माना जाता है। ठुमरी का जनक माना जाता है नवाब वाजिद अली शाह को। ठीक है, उसके बाद टप्पा, टप्पा का जनक माना जाता है सोरी मियाँ को। कव्वाली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। भजन का जनक माना जाता है सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई को। गजल जो है वो मिर्जा गालिब और मोहम्मद रफी। रविंद्र संगीत जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उत्पन्न की गई थी। तो ये सारी संगीत शैलियां हैं और उनके जनक के नाम हैं, इसको आप याद रख लेंगे। अब देखिए कुछ शास्त्रीय नृत्य भी हैं, है ना? क्या है? शास्त्रीय नृत्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है, यहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये आप नोट डाउन कीजिएगा। भरतनाट्यम कहां से है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु से। फिर उसके बाद कथक, कथक है उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर भारत का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। फिर आएगा कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। मोहनी अट्टम केरल का है। सत्रिया असम का है। कथकली केरल का है ना? तो ये सारे क्या हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। ठीक, ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए, इसके बाद आपसे पूछा गया है कि भारत ने पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए तीरंदाजी टीम का चयन कब किया था? तो पहली बार जो तीरंदाजी टीम गई थी वो 1988 के सियोल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में गई थी। तो वहां पर सबसे पहले ये टीम पहुंची थी। अगर आप बात करें भारत का पहला इंडिविजुअल मेडल किस खेल में आया था, तो वो 1952 में आया था, रेसलिंग में। और अगर आप बात करें व्यक्तिगत जो पर्सन वाला मेडल है वो किसमें? स्वर्ण पदक। तो स्वर्ण पदक जो है वो अभिनव बिंद्रा ने लाया था तीरंदाजी में। पहला मेडल रेसलिंग में इंडिविजुअल 1952 में, और पहला गोल्ड मेडल इंडिविजुअल अभिनव बिंद्रा। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद अगर आप देखें तो लास्ट जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था उसका आयोजन कहां पर किया गया था? टोक्यो जापान में। और शीतकालीन का आयोजन किया था बीजिंग चीन ने। वर्तमान ओलंपिक जो आपको पता है कि ये कहां पर आयोजित हुआ? पेरिस में आयोजित किया गया। अब इसके बाद जो शीतकालीन ओलंपिक है जिसका आयोजन 2026 में किया जाएगा, यह मिलान कोर्टिना इटली में किया जाएगा। और 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है किसके लिए? ओलंपिक खेलों के लिए। तो इसको आप मेरे दोस्त अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक, चलिए, इसके बाद पूछा गया है कि फुटबॉल के मैदान का परिमाप कितना होता है? तो आप सबको पता है कि फुटबॉल का जो मैदान है ये सबसे पहले तो आयताकार होता है और इसका जो परिमाप है वो 1039.8 फुट जो है वो होता है। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा गया है कि परमादेश रिट जो है ये किस अनुच्छेद के अंदर एक मौलिक अधिकार है? तो बच्चा जो परमादेश रिट है या फिर जो रिट हैं ये आपको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदान की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा।
और अनुच्छेद 226 के द्वारा हाई कोर्ट के अंतर्गत आपको ये रिट प्रदान की गई है। अगर आप बात करें तो भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 ये किसका प्रावधान करता है? ये मौलिक अधिकारों का प्रावधान आपके लिए करता है। रिट जो होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं, एक एक करके सारी देखेंगे। पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कभी कभी आपसे बंदी प्रत्यक्षीकरण ना पूछ के पूछेगा हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि सशरीर प्रस्तुत किया जाए। मतलब किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको सशरीर मतलब उसे उसके बॉडी के साथ कहां, मतलब ऐसा वीडियो कॉल वॉल करके नहीं, डायरेक्टली सशरीर उसको कहां पर प्रस्तुत किया जाएगा? उसको प्रस्तुत किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने, वो भी कितनी देर में? 24 घंटे के अंदर अंदर, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पुलिस के द्वारा किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी ना बनाया जाए। फिर आएगा बच्चा परमादेश, इसको हम बोलते हैं मैंडाबस। ये होता है आदेश दें, है ना, क्लियर। तो आदेश दें यह मतलब ये रिट जो है, जब कोई सरकारी अधिकारी जो है वो अपने काम को नहीं करता है या फिर अपने काम को करने में विफल हो जाता है, तब उसको ये रिट जारी की जाती है परमादेश की, मतलब अब ये हम आपको आदेश दे रहे हैं, ये काम करो, क्लियर। उसके बाद है प्रोहिबिशन या फिर निषेध, इसको हम बोलते हैं रोकथाम। ये तब होता है जब कोई निचली अदालत अपने न्याय क्षेत्र से आगे बढ़कर कोई काम करने लगती है, तब उसको रोका जाता है। फिर आता है उत्प्रेषण, जिसको बोलते हैं सर्टियरी। उत्प्रेषण का मतलब होता है कि अधिकार को स्थानांतरित करना। जब जैसे उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत या प्राधिकरण के फैसले का पुनराविलोकन करता है तो इसको हम उत्प्रेषण के रूप में जानते हैं। लास्ट होता है अधिकार परीक्षा, इसको हम बोलते हैं क्यूओ वारंटो। इसका मतलब होता है कि किस अधिकार से, किस अधिकार से का मतलब है कि कोई व्यक्ति जो लोक नियोजन के पद हैं उस पर बैठने योग्य नहीं है, उसका अधिकारी नहीं है, फिर भी वो उस पद पर अगर आसीन है तो उसके लिए ये रिट जारी की जाती है। ठीक, उसके बाद आपसे पूछा गया कि होली किस ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार है? ठीक बच्चा, तो होली जो है वो वसंत ऋतु में मनाया जाता है। ठीक, वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। और वसंत ऋतु कब आती है? तो आप सबको पता है ये फरवरी और मार्च में आती है। फरवरी और मार्च के मौसम को हम क्या बोलते हैं? वसंत ऋतु के नाम से जानते हैं। अब ये है भारत के कुछ त्योहार और उनसे संबंधित ऋतु। क्योंकि देखिए अगर आपसे एक शिफ्ट में पूछ लिया गया रक्षाबंधन, तो बाकी में दिवाली होली सब कुछ पूछा जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि अब नहीं पूछेंगे, है ना। तो ये वाली टेबल यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे। ठीक, तो देखिए मकर संक्रांति, बच्चा आप सबको पता है कि ये 15 जनवरी को मनाई जाती है। ये शीत ऋतु का त्योहार है। लोहड़ी, ये पंजाब में मनाया जाने वाला त्योहार है, शीत ऋतु में मनाया जाता है। फिर उसके बाद वसंत पंचमी, है ना, कौन? वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली और वैसाखी। ये चारों त्योहार कब मनाए जाते हैं? ये चारों त्योहार वसंत ऋतु में मनाए जाते हैं। रमजान और ईद कब मनाई जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। रथ यात्रा जो है जगन्नाथपुरी में, ये भी ग्रीष्म ऋतु में निकाली जाती है। रक्षाबंधन जो है ये वर्षा ऋतु का त्योहार है ना। किसका? वर्षा ऋतु का त्योहार है। उसके बाद जन्माष्टमी और ओणम, ओणम कहाँ है? केरल का त्योहार है, इसको आप याद रखेंगे। तो जन्माष्टमी और ओणम कहाँ मनाया जाता है? ये वर्षा ऋतु में मनाया जाने वाला त्योहार है। फिर उसके बाद दशहरा और दुर्गा पूजा, दिवाली, गणेश चतुर्थी, गुरु नानक जयंती और छठ पूजा, ये जो त्योहार हैं ये कब मनाए जाते हैं? ये शीत ऋतु में मनाए जाने वाले, एक तरह से शरद ऋतु बोल सकते हैं, जब ना ज्यादा ठंडी होती है और ना ज्यादा गर्मी होती है, तब इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका क्रिसमस। क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, आप सबको पता है। और ये क्या है? एक शीत ऋतु का त्योहार हो जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग।
आपसे पूछा गया है कि चालुक्य वंश के सामंत कौन थे, है ना। तो चालुक्य वंश बहुत ही इंपॉर्टेंट है साउथ इंडियन डायनेस्टीज में, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था, कीर्तिवर्मन द्वितीय। और कीर्तिवर्मन द्वितीय को मार दिया था किसने, दंती दुर्ग ने। किसने मारा था, दंती दुर्ग ने। और ये इनके क्या थे, सेनापति थे, या फिर आप सामंत भी बोल सकते हैं। तो ये इनके सामंत थे। और इन्होंने फिर किसको बनाया, राष्ट्रकूट को अपना क्या है, ये अपना डायनेस्टी बनाते हैं और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करते हैं। ठीक, अब देखिए चालुक्य वंश जो है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तीन थे, है ना। कौन कौन से, तो चालुक्य, बादामी, ठीक है, कौन से, बादामी, फिर चालुक्य वेंगी, और चालुक्य एक और थे, वो आप देख लेंगे, मैं अभी इस टाइम पे मिस हो रहा है। तो तीन प्रकार के चालुक्य वंश यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं। और चालुक्य वंश ने लगभग 1500 सालों तक शासन किया था भारत पर, है ना। अब देखिए इसके जो देखेंगे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो राजा थे, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम जो है, इनको चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने बादामी को अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद आ जाएंगे कीर्तिवर्मन फर्स्ट। कीर्तिवर्मन फर्स्ट जो है, ये इन्होंने कोंकण और कदम्बों को पराजित किया। उसके बाद फिर आ जाएंगे मंगलिस। मंगलिस ने ज्यादा कुछ खास किया नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो हैं, ये सबसे महान चालुक्य शासकों में जाने जाते हैं और पल्लवों पर विजय इन्होंने प्राप्त की थी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो वर्धन वंश के शासक थे हर्षवर्धन, इनको इन्होंने पराजित कर दिया था। किसको, हर्षवर्धन को। और इसकी जो व्याख्या है वो कहां पर मिलती है, एहोल शिलालेख में मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो सुदर्शन झील निर्मित की गई थी, इस झील का जीर्णोद्धार भी करवाया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है विक्रमादित्य फर्स्ट और विक्रमादित्य सेकंड। ठीक, अब विक्रमादित्य सेकंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने नंदी वर्मन को पराजित किया था और कांची को फिर से जीत लिया था। फिर उसके बाद है कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय जो है, ये बादामी चालुक्य के अंतिम शासक थे, क्लियर। और राष्ट्रकूट राजा ध्रुव के द्वारा पराजित हो गए थे, है ना। तो यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर कौन आ जाता है, दंती दुर्ग आ जाते हैं और राष्ट्रकूट की स्थापना कर देते हैं। ठीक, अब उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 757 से आ जाएगा 973। फिर तैलप द्वितीय आ जाते हैं, कौन से, ये चालुक्य कल्याणी, हाँ, बादामी, वेंगी और कल्याणी, ये तीन चालुक्य थे। अब इसके बाद ये यहाँ पर चालुक्यों को फिर से क्या करते हैं, स्थापित करते हैं और कल्याणी को अपनी राजधानी बनाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको पूरा पूरा समझा दिया है। ठीक, अब इसके बाद आपसे पूछा गया कि 2023 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है वो बच्चा किस देश के द्वारा किया गया था। तो आप सबको पता है, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि इसका जो आयोजन है वो किया गया था भारत के द्वारा। और भारत जो है फाइनल में पहुंचा था और फाइनल जो है यहाँ पर हार गया था। ठीक, तो अब देखिए 2023 में इसका आयोजन किया गया। ये टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच था वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। 2025 का जो महिला विश्व कप है उसकी मेजबानी भी कौन कर रहा है, इंडिया ही कर रहा है। 2023 की बात करें तो विजेता कौन था, ऑस्ट्रेलिया। उप विजेता कौन था, भारत। सबसे ज्यादा रन बनाए थे विराट कोहली ने 765 रन, इसके लिए इनको दिया गया गोल्डन बैट। सबसे ज्यादा विकेट लिए थे मोहम्मद शमी ने और इसके लिए इनको दिया गया गोल्डन बॉल। फिर प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में कौन था, ट्रेविस हेड थे, इसी ने हरवाया था हमें। फिर उसके बाद आप अगर अब देखेंगे तो ग्लेन मैक्सवेल ने 201 रन की एक पारी खेली थी, ये बहुत ही भयंकर पारी थी। तो ये इनका सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर था। उसके बाद सर्वाधिक शतक किसने लगाया था,
तो सर्वाधिक शतक लगाया था, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक छक्के किसने लगाए थे, वो लगाया था रोहित शर्मा ने, है ना। और उसके बाद सर्वाधिक विकेट मतलब क्या था कि सर्वाधिक विकेट के पीछे कैचेस किसने पकड़े थे, तो वो पकड़ा था आपका क्विंटन डिकॉक ने। और सर्वाधिक आउटफील्ड में कैचेस किसने पकड़े थे, डेरिल मिशेल ने पकड़े थे। तो ये पूरा हो जाता है 2023 वर्ल्ड कप का सिनेरियो। उसके बाद आपसे पूछा गया कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस जगह पर स्थित है, तो ये स्थित है बच्चा, अगर आप पर्वतों की बात करें तो कहां पर पाए जाएंगे, उत्तराखंड में, है ना। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यह संस्थान स्थित है। स्थापना कब हुई थी, 14 नवंबर 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। अगर आप कुछ और संस्थानों की बात करें तो आईआईटी कहां कहां पर हैं, कानपुर, खड़गपुर, दिल्ली, मुंबई, मद्रास, रुड़की, गुवाहाटी और भुवनेश्वर। भारतीय प्रबंधन संस्थान मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहां कहां पर है, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, शिलोंग और काशीपुर। फिर एम्स कहां कहां पर स्थित है, नई दिल्ली, भोपाल, जोधपुर, पटना, भुवनेश्वर, रायपुर, ऋषिकेश, नागपुर, यहाँ पर। फिर इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु, कर्नाटक में। फिर उसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी कहाँ पर स्थित है, भोपाल, मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद अगर आप देखें तो चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है बच्चा, चंडीगढ़ में स्थित है। उसके बाद बिट्स पिलानी जिसको हम बोलते हैं बिरला प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान, ये स्थित है गोवा, हैदराबाद में। उसके बाद अगर आप देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एनआईडी कहां पर स्थित है, अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहां स्थित है, पुणे, महाराष्ट्र, क्योंकि फिल्में वहीं बनती हैं। और उसके बाद राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान कहां स्थित है, नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु में ये स्थित है। तो ये संस्थान है और उनके स्थान है, ये आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे, तो बच्चा ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक थे वो हैं डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, है ना। और अभी वर्तमान में ये क्या है, बांग्लादेश के कार्यवाहक अधिकारी हैं। बांग्लादेश की जो सरकार है उसके ये कार्यवाहक एक तरह से प्रधानमंत्री हैं। और इनको ग्रामीण बैंक के स्थापना का श्रेय जो है वो दिया जाता है और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था, है ना। अब यहाँ पर कुछ चीजें देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का संस्थापक कौन था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय स्टेट बैंक बहुत ही पुराना बैंक था, इंपीरियल बैंक, जहां इसका विलय उलय करके क्या बनाया गया, भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया 1955 में। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी किसने, लाला लाजपत राय में। ये वर्तमान में कहां स्थित है, ये वर्तमान में स्थित है बच्चा पाकिस्तान वाले पंजाब में। इलाहाबाद बैंक बनाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। केनरा बैंक के संस्थापक थे अम्मेम्बल सुब्बा राव पाई, ठीक। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ इसके संस्थापक थे। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक थे महात्मा गांधी, मतलब विचार इनके थे, ठीक। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, उदय कोटक। फिर यस बैंक के संस्थापक हैं राणा कपूर और अशोक कपूर। बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है, सरदोशी भाई, ठीक। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो गुलामगिरी जो पुस्तक थी इसके लेखक थे विनोबा भावे, ठीक है। कौन थे, विनोबा भावे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी। उसके बाद और कुछ पुस्तक हैं जैसे हिंद स्वराज, ये पुस्तक लिखी थी आपके महात्मा गांधी ने। उसके बाद आनंद मठ एक पुस्तक थी, इसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक। उसके बाद गीता रहस्य जो लिखा वो लिखा बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय संविधान का रचयिता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। फिर जवाहरलाल नेहरू की जो प्रमुख पुस्तक है वो है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था इंडिया विंस फ्रीडम और सत्य के प्रयोग या फिर सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी की पुस्तक है। फिर उसके बाद
गुलामगिरी जो है, गुलामी जो पुस्तक है ये लिखा था ज्योतिबा फुले ने। वेक अप इंडिया लिखा था एनी बेसेंट ने। पुस्तक जो पंजाब केसरी लिखी वो लिखी लाला लाजपत राय ने। नाइट्स विदाउट आर्मर लिखा सरोजनी नायडू ने। पावन प्रस्थान लिखा महर्षि अरविंदो ने। हिंदू पॉलिटी लिखा केपी जायसवाल ने। सावरकर ए कंटेंडर ऑफ स्वराज ये लिखा वीर सावरकर ने। मदर इंडिया लिखा है कैथरीन मेयो ने। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स ये लिखा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। तो ये सारी पुस्तकें थी आपके लिए, आप इनको याद कर लेंगे और अच्छे से अपने एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगली सीरीज के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगली सीरीज आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ये वाली सीरीज आपसे मिस ना हो, क्योंकि 7, 8 और 9 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होने वाली है। तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।